हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी जड्डा। दिस इज अनीता शर्मा। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं वैसे वैसे स्टूडेंट की टेंशन्स बढ़ती चली जाती हैं और खासकर कि उस टाइम पर तो ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब एग्जाम में टाइम कम रहा हो और हमारे पास सिलेबस इतना ज़्यादा हो। सबसे पहले तो हमने सिलेबस अभी तक पूरा किया ही नहीं है। चलो पूरा कर भी लिया तो अभी तक हमने रिवाइज नहीं किया, रिवाइज भी कर लिया है लेकिन अभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपने एग्जाम्स को लेकर के। अब ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स आकर के हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन दे देती है कि समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें और कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें। तो आज की इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूं। अगर आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री में फुल स्कोर करने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी जिससे आप अपने हिस्ट्री एग्जाम में फुल स्कोर कर सकते हो। साथ में मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करके अपनी वर्डिंग्स पे कैसे लिखना है। साथ में आपको मैप में 5 आउट ऑफ 5 कैसे लेकर आने हैं और लॉन्ग आंसर्स को लिखने का सही तरीका क्या होता है। ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसे सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट देखना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है। अगर तो आपने एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम हो या सीयूटी एग्जाम हो उसकी प्रिपरेशन करी है तो डेफिनेटली कोई भी एग्जाम हो, सीयूटी हो, बोर्ड हो, व्हाटएवर कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स से उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज के ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले जिसके पास भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से जिसमें हम करेंगे स्टार्ट विद एनसीईआरटी। योर मेन वेपन, आपका जो मेन हथियार है ना वो क्या है? एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। इवन मैं अगर ये कहूँ कि यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी अगर जब पढ़ाई करते हैं तो वो भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी आपके पास, आप ये कह सकते हो गोल्ड माइन है। ये एक ऐसा वेपन है जिससे आप अपने एग्जाम को हरा सकते हैं। ठीक है, सो फॉलो द एनसीईआरटी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई एनसीईआरटी ही आपको बुक बताती है करने के लिए, वही आपको पढ़नी होती है और उसी से ही आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड से भी हो तो आप अपनी स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उनको अच्छे से तरीके से गो थ्रू कीजिए। ठीक है, उसके बाद में रीड ईच चैप्टर लाइक अ स्टोरी। तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर इतने लेंथी चैप्टर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े पेजेस के चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब उन चैप्टर्स को आपने क्या करना है, उन चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें फोकस करके और उसको स्टडी करना है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर को एक स्टोरी की तरह से आपने याद करना है। ठीक है, वो याद नहीं करना, आपने उसको समझना है। ठीक है, तो समझने के लिए आप क्या करोगे, उसकी एक बार समरी देख लीजिए। मैंने सारे के सारे जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वन शॉट में करा दिए हैं, तो इससे आप जब उसको देखोगे तो आपको ओवरऑल पता चल जाएगा इस चैप्टर में बताया क्या गया है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, सारे आपको वहां पर चैप्टर्स के वन शॉट मिल जाएंगे। तो चैप्टर को स्टोरी की तरह से आपने समझना है। ठीक है, उसके बाद में अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइन्स, डेट्स, टर्म्स एंड स्कॉलर्स। तो जो भी आपने रीडिंग के टाइम में, ठीक है, जब आप रीडिंग कर रहे थे तो आपने कहीं ना कहीं पे आपकी क्लास टीचर ने या फिर आपने ट्यूशन में दीदी भैया से जो भी पढ़ते होंगे या फिर जो मैं आपको वन शॉट्स वगैरह कराती हूँ, है ना, तो आपको उस टाइम में क्या करना है, आपको उस टाइम में अपने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या आप खुद से स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम में क्या करना है, आपने लाइन, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लगता है कि यार ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जब आपको फील हो अंदर से एक आवाज आती है ना कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, चलो इसको अंडरलाइन कर लो, तो उसको अंडरलाइन करने, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे पेज को आपने अंडरलाइन कर लिया है ना, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है। उसके बाद डेट्स को अंडरलाइन कीजिए, टर्म्स को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि टर्म से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपके स्कॉलर्स, ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस स्कॉलर ने किस तरह की स्टेटमेंट दी थी, तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इन पर भी फोकस करना है। मेक अ स्मॉल नोटबुक फॉर चैप्टर वाइज समरी। तो आपको एक छोटी सी नोटबुक बनानी है चैप्टर वाइज समरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे आपने वन शॉट देख लिया, आपने पूरा चैप्टर, आपको समझ में आ गया कि क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, अब अपने हिसाब से उस पूरे के पूरे चैप्टर को 1 पेज के अंदर समराइज करना है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको नोट्स बनाने हैं, अगर मैं ये कहूँ सिंपल सी बात। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर फोकस करेंगे किस पर, स्कोरिंग चैप्टर्स पर। तो मुझे लगता है कि आपके ये वाले टॉपिक्स जो हैं, ये वाले चैप्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टोरी है और यहीं से ही बार बार क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिक, बीस एंड बोन्स है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन है, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग है, भक्ति, सूफी ट्रेडिशन है, पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट है और महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट है। यहाँ से इन चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट पर, लर्न सोर्सेज, एमसीक्यूज
द स्मार्ट वे। अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं 21 मार्क्स के, ठीक है। तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यूज से याद आया कि आपको डेली अब जो है इसी चैनल पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराए जाएंगे। तो आप जिस भी आप जिस भी चैप्टर के आपको ये एमसीक्यूज करने हैं, फिर हम उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एमसीक्यूज और साथ में जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी करते जाएंगे। एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर के अंदर आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल कि पैराग्राफ्स होते हैं, तो पैराग्राफ देख करके आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैप्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, दीज कैरी द 40 to 50% वेटेज। अब ये दो चीज़ें हैं, ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई है, सोर्सेज होते हैं, मैप्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ये और शॉर्ट आंसर्स होते हैं, ये 100% में से आपके 40 to 50% वेटेज कैरी करते हैं। हाउ टू स्कोर फुल, अब यहाँ पर इनको साथ लेते हुए कैसे आप फुल स्कोर करोगे, इसमें बताया गया है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर। अब आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चल जाएगा कि बार बार कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब एक चैप्टर को बार बार करके किसी न किसी तरीके से वहां से क्वेश्चंस देकर आपको पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पीवाईक्यू से ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट इन पॉइंट फॉर्मेट, तो कभी भी ये अपने जो आंसर्स होते हैं इनको पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखिएगा, इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिएगा। तो एक तो देखने में भी सुंदर लगेगा और साथ में पॉइंट जब क्लियर होंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर 4th नंबर पर बात करेंगे, मास्टर मैप वर्क्स इन 3 days, ठीक है। इजी 5 वर्क्स को गेन करना बहुत इजी है, यानी कि अगर आप मैप में 5 में से 5 लाना चाहते हैं, एक भी अपना मार्क नहीं कटवाना चाहते हैं, तो आपको मैप की प्रैक्टिस कैसे करनी है यहाँ पर देखिए। मैप क्वेश्चंस मोस्टली केम फ्रॉम, तो जहाँ से मैप क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनके पहले मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं, चैप्टर्स लिख दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट, तो हर बार आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन में आता है कि कोई 2 ऐसी साइट्स आपको लोकेट करनी है जो कि बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है। उसके बाद में हड़प्पन साइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिटीज अंडर द अशोकास, ठीक है, और नेशनल मूवमेंट साइट। ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स के मैप जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको अच्छे से गो थ्रू करना है। जब आपको एक बार ये पता चल जाएगा ये साइट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, हाँ इसमें ये एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ, 1857 के रिवोल्ट के सेंटर्स भी आते हैं, ठीक है। 57 के रिवोल्ट के सेंटर्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने जरूर से करना है। ये सारे के सारे जो मैप है वो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। इन टॉपिक्स के मैप्स को जरूर से आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। 2-3 अपने क्या ले आओ, अपने मैप्स ले आओ, ठीक है। 2-3 नहीं तो मतलब एक बार में कह रही हूँ कि एक बार आप देखकर फिल कर लीजिए, उसके बाद में आप थोड़ा सा देखोगे, कहीं पर देखोगे, कहीं पर अपने आप फिल करोगे। जब 3rd टाइम करोगे तो वो आप खुद से फिल करोगे, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स के मैप की प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है बंच ऑफ मैप के जो है मतलब एक तरीके से उसकी प्रैक्टिस करने के लिए पूरा का पूरा बंच उठा लीजिए, बंडल उठा लीजिए, ठीक है। फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरीके से आप फिल करके अपने सही तरीके से उसको लोकेट कर सकते हैं। तो इस तरह के मैप्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है, यहाँ पर लोकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी की, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 90+ स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री जैसे एग्जाम के अंदर, तो ठीक है, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर तो फॉर 2-3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर आपका कोई भी मान लो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, या ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, तो जहाँ पर आपके 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपने कैसे लिखना है, राइट 3-4 पॉइंट्स ओनली, ठीक है। ज़्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट करोगे। डायरेक्ट आंसर, नो एक्स्ट्रा स्टोरी, बस डायरेक्ट आंसर लिखोगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टोरी ऐड नहीं करनी है। यूज द कीवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन, तो आप कीवर्ड जो क्वेश्चन में जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है जिस पर बेस्ड होता है, वहीं से आप अपने आंसर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका शॉर्ट आंसर्स को लिखने का तरीका। इसके अलावा जब आप लॉन्ग आंसर्स को फ्रेम करते हो तो आप ये पील जो स्ट्रेटेजी है इसको आप फॉलो करना। कहने का मतलब ये कि ये जो है आपका जो लॉन्ग आंसर्स लिखोगे तो इसमें पहले पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करोगे, देन उसके बाद में एग्जाम्पल लिखोगे, देन उसके बाद में उसको लिंक करोगे अपने क्वेश्चन से, ठीक है। और इसमें अगर मैं एडिशनल फीचर्स इसमें ऐड करूं तो ऑल्सो ऐड हेडिंग्स, ऐड द सब पॉइंट्स, ड्रॉ अ स्मॉल फ्लो चार्ट इफ पॉसिबल, वेरी स्कॉलिंग। तो अगर आप एग्जामिनर पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं तो आप इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। तो आपने कैसे लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है कि एनसीएम पर पूरा का पूरा आपने 8 मार्क का क्वेश्चन आया है, ठीक है, या क्विट इंडिया मूवमेंट पर आया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको एक लाइन में लिख दो, ठीक है। उसके बाद में हेडिंग बनाओ कि आपका एनसीएम है, एनसीएम को पहले आप डिफाइन कर दो 2 से 3 लाइन में, ठीक है। उसके बाद ये हेडिंग बनाने के बाद इसकी सब हेडिंग्स बनाइए। सब हेडिंग्स में आप क्या कर सकते हो, सब हेडिंग्स में आप उसमें 5 to 6 पॉइंट्स लिख करके आपको उसको 2-2, 3-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर डायग्राम मुझे बनाना चाहिए, डायग्राम बना दो, डायग्राम नहीं है उसके अंदर फ्लो चार्ट बना दो, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर को पड़ेगा और वो आपको फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये लॉन्ग आंसर्स लिखने की एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है। उसके बाद रिवाइज लाके टॉपर, तो अब आपको क्या करना है, टॉपर्स की तरह से रिवीजन करनी है। कैसे? तो पहली जो रिवीजन करोगे आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर, जब आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर उसके नेक्स्ट डे क्या करोगे, आप पूरा चैप्टर को रिवाइज करोगे पहले दिन, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन आप लगाओगे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। सेकेंड जो रिवीजन होगी एंड ऑफ द वीक, जब आपका पूरा वीक खत्म हो जाता है तो सेकेंड रिवीजन उसी चैप्टर की आपने लगानी है। थर्ड जो रिवीजन होगी वो आपकी बिफोर द एग्जाम लगानी है। तो बस आपको 3 रिवीजन लगानी है और वो चैप्टर आपको, वो टॉपिक पूरे अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन आए उस चैप्टर से तो आप उसको ईजिली लिख कर आओगे, ठीक है। तो 3 रिवीजन लेनी है आपने, फर्स्ट रिवीजन आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, सेकेंड रिवीजन एंड ऑफ द वीक और थर्ड रिवीजन बिफोर द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में फोकस ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब आपको फोकस किस पे करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कि आपको मैं यहाँ पर करवाने भी वाली हूँ, तो उसको ज़रूर ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप देखना जब भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तब आप खुद कहोगे कि मैडम जो आपने बोर्ड में बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे जो क्वेश्चंस कराए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमें एज इट इज़ देखने को मिले। इसलिए अगर अपने आप से पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आपको YT पर आपको सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारे क्वेश्चन हर तरह के सेशंस लिए जाएंगे, उनको फॉलो जरूर करना है, ठीक है। तो दीज ऑलवेज कम। अब यहाँ पर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, मैं टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। चैप्टर भी आप कर सकते हो इसमें। हड़प्पा के ड्रेनेज सिस्टम पर हमेशा क्वेश्चन आता है, उसकी सील्स वेटिंग पर भी, वेट्स वगैरह पे भी क्वेश्चन आता है। अशोकाज इंस्क्रिप्शन पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, सांची स्तूपा से आता है, भक्ति संत और सूफी से भी क्वेश्चन आता है, गांधीयन मूवमेंट से क्वेश्चन आता है और जमींदारी एंड रैयतवाड़ी सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये टॉपिक्स जब आपने एक बार गो थ्रू कर लिए ना, अच्छे से स्टडी कर लिए, आप देखना आपकी 50% तैयारी जो है यहाँ से हो जाएगी, एक तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। फिर तो आप ये करोगे, एक बार आपने किसी भी टॉपिक को रीड किया तो आप उस कॉन्फिडेंस के थ्रू उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी अच्छे से इंटरेस्ट के साथ में उसको भी आप कनेक्ट कर पाओगे। जब आपका जो एक वो है बेस है या जो आपका एक कॉन्फिडेंस है, जब इन आपको टॉपिक से ये अपना बेस आप मजबूत कर लोगे, अपना कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर लोगे, फिर तो जब कॉन्फिडेंस एक बार बिल्ड हो जाता है, फिर तो सामने कोई भी चीज़ आया तो हमारा कॉन्फिडेंस और घटने के बजाय बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स गारंटीड मार्क्स, ये जो गारंटीड मार्क्स मैंने बताया ना, तो ये PYQs को सॉल्व करने पर ही आपको मिलने वाले हैं। कई बार ऐसे होता है कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के अंदर, खास करके हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर, एज इट इज़ जो आपके PYQs में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एज इट इज़ इस बार भी आ सकते हैं। इसलिए PYQs को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलेगा। और आपको क्या करना है, कितने PYQs लगाने, आपने 5 ईयर्स की PYQs लगाने और साथ में आपको 2 सैम्पल पेपर लगाने। इतना कर लोगे ना, वो भी काफ़ी है, वो भी सफिशिएंट है। इतना भी कर लोगे फिर आप यहाँ हो ना तो यहाँ पर पहुँच जाओगे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक और अच्छे से रिवीजन लेनी होगी, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर इस चैनल पर करवाई जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है अभी यहाँ पर मिडल में है, थोड़ा सा और बूस्ट करना है या मुझे उसको हाई तक लेकर जाना 100% तक, तो आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो विजेता बैच को। तो ये क्लास 12 का क्रैश कोर्स है, ये विजेता बैच है, ये विजेता प्रो है, ये विजेता प्रो मैक्स है। तो ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको ई बुक्स दी जाएगी, इसमें आपको साथ में प्रिंटेड बुक दी जाएगी फिजिकल, और इसमें साथ में आपका CUET का क्रैश कोर्स भी आपको शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तीनों में से आप किसी को भी एनरोल कर सकते हो और यहाँ पर गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप पता कर सकते हो। और इन तीनों पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कुछ कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, Y489। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा करियर्स अड्डा की ऐप पर।
पर, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आप लोगों के लिए रखा गया है। ये है करियर्स अड्डा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम CUET अड्डा पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये रहा आपका क्रैश कोर्स। तो जैसे आप क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के विजेता के वेरिएंट जो है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए विजेता, विजेता प्रो और ये विजेता प्रो मैक्स जो दोनों के लिए है। अगर आपको चाहिए कि मैं बुक के साथ में लेना चाहता हूँ तो विजेता प्रो को आप एनरोल कर सकते हैं। अभी इतने का दिख रहा है ना आपको, अभी बाय नाउ करेंगे और यहाँ पर एक कूपन कोड लगाएंगे Y489, ठीक है। इससे आप मैक्स डिस्काउंट पा जाओगे। और इसकी क्लासेस जो हैं वो मंडे से 8 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो फटाफट से जाकर आज ही एनरोल करो और लास्ट चांस को बिल्कुल आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट जो प्रिपरेशन है, लास्ट फाइनल जो टच आप देने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को, वो यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको सभी जो पॉइंट्स थे मैंने जो बताए हैं, या पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बाय बाय टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।